3 छोड़ दे भी नहीं। रिमोट के लिए पावर का बटन और बस खेल ले। कितने हैं क्या आज? देखो भाई, आज की क्लास में काम का तो कुछ नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड वैसे बहुत कुछ है। एक तो आज मैं तुम्हारे डाउट लूँगा, ठीक है। एक ये भाई जो आगे वाली जो क्लास है अपनी, या अब से पहले की जो क्लास है वो तुम्हें कहाँ पे मिलेंगे, यूट्यूब पे कौन से चैनल पे मिलेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि अगली क्लास के लिए तुमने क्या क्या चीज़ याद कर आनी है, कुछ एक हम यहाँ पे याद भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस क्लास के बाद एक चीज़ और थी, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है और किस टाइम पे देना है, ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। तो यो कुछ रहेगा भाई आज का शेड्यूल। आने दो, 7-10 तक वेट करेंगे भाई डेली। अपने आप आइडिया लगा लिया करो, अगर सचिन सर की सुबह मॉर्निंग में क्लास हो जाती है तो शाम को मैं लूँगा भाई, ठीक है। मॉर्निंग में तो पॉसिबल नहीं हो पाता, यहाँ 12 बज जाए मैं सोते सोते। सुबह वही है, नींद में पढ़ाऊँगा तो क्या पढ़ाऊँगा। और भाई जिस दिन इवनिंग में हमने स्लॉट मिला, इवनिंग में यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। करा भाई शुरू। सर डाउट बताओ भाई, तुमने क्या कह रहे, नहीं तो फिर मैं डाउट लेऊंगा, फिर तुम्हें दिक्कत होगी। देखो अपनी अपनी सीट, किसमें कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट आया तुम्हें, कर ली होगी सब ना। देखो भाई फिर अपने अपने क्या। हाँ ले आओ, सीट ले आओ अपने अपने। इंग्लिश में 52। टाइम मेंबर टीचर टीचर, अच्छा भाई। बबीता 52 ना। ये क्वेश्चन होगा। ये कौन सी सीट आ गई? अच्छा टाइप 1 में या टाइप 2 में? टाइप 2 में होगा या 52वां क्वेश्चन। डॉटर, डॉटर्स, डॉटर हस्बैंड, डॉटर की डॉटर का हस्बैंड, वो इंग्लिश में कुछ अलग है। यहाँ पर कोई बंदा है, उसकी डॉटर की डॉटर का हस्बैंड, ग्रैंड डॉटर तो भी नहीं जावा है। ये गलत लिखा जा रहा है भाई, गलत है। हैं? डॉटर डॉटर सन, सन इन लॉ होगा ये तो यार, पहले बात तो ग्रैंड सन इन लॉ, यही वाला होगा ना 52। हाँ वो, हाँ वही बता रहा था मैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, करवाता हूँ इसको। और बताओ भाई, एक क्वेश्चन तो मिला है बढ़िया। पहले ये करवाएं भाई, तब तो तुम अपने देख लो, ठीक है। अच्छा इंग्लिश वाली सीट में टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 52 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसमें 6 मेंबर हैं, PQRSTU। तो सबसे पहले भाई क्या करोगे, अपने नंबर लिख लोगे, ST और ये मेंबर है, ताकि तुम्हें याद रहेगी ये मेंबर की मैंने प्लेसिंग कर दी है और इस मेंबर की प्लेसिंग नहीं की है। जिन जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है भाई सुनते जाइए, या आसपास वाला जो इंग्लिश वाला स्टूडेंट है उसकी सीट में देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है टाइप 1 का। इसमें क्या है कि टी इज ए टीचर मैरिड टू ए डॉक्टर।
फैमिली विच देयर आर टू मैरिड कपल। पहली बात तो भाई मैरिड कपल कितने हैं? 2 कपल हैं। उसके बाद इसने बोला है कि टी टीचर है और मैरिड टू ए डॉक्टर। टी जो मेरी टीचर है वो मैरिड किससे है? डॉक्टर से। जेंडर अभी ना तो टीचर का बताया ना डॉक्टर का बताया, ये लेकिन ये बता दिया है कि जो एक कपल है वो टीचर का और डॉक्टर का है। उसके बाद टी इज ए टीचर मैरिड डॉक्टर। हु इज मदर ऑफ आर? तो मदर कौन होगी? डॉक्टर। डॉक्टर मदर होगी, किसकी है? आर एंड यू। आर और यू की माँ कौन होगी? डॉक्टर होगी। अभी डॉक्टर का मैं ये नहीं पता कि डॉक्टर है कौन, लेकिन प्रोफेशन वाइज जो है आर की माँ क्या है? डॉक्टर है। उसके बाद है भाई पी हैज क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। अब एक अलग से लिखते हैं भाई, क्यू जो एक लॉयर है वो मैरिड किससे है? पी से। मैरिड टू पी। पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। पी का एक तो बेटा है भाई और एक क्या है? ग्रैंडसन है। क्या? वन ऑफ द 2 मैरिड लेडीज, 1 इज हाउस वाइफ। तो 2 मैरिड लेडीज में थे, एक लेडीज तो ये होगी, ठीक है ना? और दूसरी लेडीज कौन सी हो सकती है? कपल में ये लेडीज हो सकती है। इसका प्रोफेशन तो लॉयर दे दिया ना, तो बी क्या होगी? लेडीज होगी। और होगी क्या ये? हाउस वाइफ। तो क्यों जो लॉयर है वो क्या हो गया? जेंट्स होगा। ये बात समझ में आई भाई? क्योंकि 2 ही कपल थे ना, उसके बाद तो कोई कपल है नहीं। देर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है फैमिली में। पहले तो यहां देखो भाई, पी का एक कोई बेटा है, तो पी को तो मैं यहीं रखूंगा ना। क्योंकि बेटा और ग्रैंडसन यहीं से सेटिस्फाई होगा। 6 बंदे हैं मेरे पास, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। तो बेटा और ग्रैंडसन मेरे को पी यहीं पे रखना पड़ेगा। पी का बेटा टी और टी का ग्रैंडसन, ये आर इसका ग्रैंडसन आ गया। क्या? पी का जेंडर वहां डिसाइड हुआ है जब इसने बोला कि 2 कपल्स में से एक हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है तो देखो, एक कपल में टीचर और डॉक्टर हो गया। हाउस क्यों जो है लोअर होगा। अब ये जो बची वो लेडीज ही बची ना। लोअर फीमेल हो सकता है, लेकिन इसका जेंडर डिफाइन होते ही मेल हो जाएगा। क्योंकि देख, एक कपल में से एक लेडीज ये डॉक्टर हो गई, तो ऊपर वाले कपल में जो लेडीज होगी वो हाउसवाइफ होगी। ये बात तो कंफर्म होगी। अब यहां से क्यों जो है लोअर है, तो इसका मतलब क्यों हाउसवाइफ नहीं हो सकता। सही है ना, लोअर है, तो इसलिए ये क्या होगी? हाउसवाइफ। तो ये हाउसवाइफ होगी, ये क्या हो गया? लोअर हो गया। और ग्रैंडसन वाले इससे मैं उसको उठा के यहाँ ले आया। अब उसके बाद है 1 ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज हाउसवाइफ। देयर इज आल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। तो फैमिली में देखो भाई, इसका प्रोफेशन पता है मेरे को, इसका पता है ये हाउसवाइफ है, ये पता है टीचर है, डॉक्टर है। इसने बोला कि एक तो है इंजीनियर, और इंजीनियर जो कि है मेल है, इंजीनियर। और स्टूडेंट फिर क्या हुआ? फीमेल। मतलब जो स्टूडेंट होगा वो क्या होगा? फीमेल होगा। अब उसके बाद देखो क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। तो फैमिली की ग्रैंड डॉटर आर या यू में से होगी, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है? सिर्फ उसका प्रोफेशन पूछ रखा है, ये नहीं पूछा कि आर है या यू है। तो इसका प्रोफेशन क्या होगा? पहली बात तो ग्रैंड डॉटर है, लड़का तो इंजीनियर होगा ना क्योंकि मेल है। तो लड़की क्या हुई फिर? स्टूडेंट। तो कौन सा ऑप्शन है? सी जे स्टूडेंट। ठीक है भाई, आया समझ में? बढ़िया क्वेश्चन था ना। और बताओ भाई, कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक फैमिली में 6 मेंबर हैं, 6 में से उसने बोला कि 2 जो है मैरिड कपल हैं। 2 कपल बता दिए। उसके बाद उसने बोला कि एक तो टीचर है और एक डॉक्टर है, वो आपस में कपल है। फिर उसने बोला कि जो डॉक्टर के 2 बेटे हैं, मतलब 2 सन या डॉटर, एक जो भी है,
हाँ हाँ, क्या डी को बताया इसने डॉक्टर को कि ये मदर है आर और यू की, तो इनका जेंडर नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया कि ये फीमेल है, तो ये क्या हुआ, मेल। इधर से फिर दूसरी बात क्या निकल के आई कि क्यों बोला इसने लॉयर है और उसके साथ मैरिड है पी, और पी देखो अब, और उसने बोला कि पी का एक सन है और एक ग्रैंड सन है, तो जो पी जो हुआ वो हमारा ग्रैंडफादर हुआ फैमिली का। यहाँ पे आर और यू आ गया, एक जनरेशन है तो पी को यही रखना पड़ेगा। पी मैरिड किससे है, क्यू से। अब क्यू और पी का जेंडर हमें अब तक नहीं पता था, फिर उसने बोला कि कपल में से कोई एक जो है वो हाउसवाइफ है, तो यहाँ डॉक्टर हो चुकी है, यहाँ टीचर हो चुका है, यहाँ लॉयर हो चुका है, तो कपल में से बचा कौन, सिर्फ पी, और पी क्या हुआ, हाउसवाइफ, तो इसका मतलब पी क्या हो गया फिर, फीमेल, तो फिर क्यों क्या बचा, मेल। और इसके नीचे फिर टीचर डॉक्टर और आर यू, फिर उसके बाद उसने पूछा है, ये बात बोली है कि जो मेरा इंजीनियर है वो मेल है, तो इंजीनियर जो कि मेरा मेल है, तो जो स्टूडेंट होगा वो फीमेल होगा। इंजीनियर मेल है और स्टूडेंट क्या है, फीमेल है, क्योंकि फैमिली में बोला है एक ग्रैंडसन है और एक क्या है, ग्रैंड डॉटर है, तो इसने बोला जो फैमिली की ग्रैंड डॉटर है वो बाय प्रोफेशन क्या है। अब ग्रैंडसन तो क्या हो गया मेरा, इंजीनियर, तो ग्रैंड डॉटर क्या बची, स्टूडेंट, तो ऑप्शन में है सी जे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट करके हम आंसर लगाएंगे। और डाउट बताओ भाई, क्या 42, टाइप 1, टाइप 2, इंग्लिश में 42, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ इन ए वुमेन सेट। देखो भाई, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, पहली बात जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, मेल है, यही तो होगा। हिज ब्रदर्स फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, देखो भाई माई ग्रैंड फादर, माई मतलब जो पॉइंट कर रहा है, क्या ये बोल रहा है कि फोटो, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए वुमेन सेड, मतलब एक लेडीज खड़ी है और फोटोग्राफ में एक आदमी है, तो उसको देख के ये बोल रही है कि ये जो है इसके भाई के फादर इकलौते बेटे हैं मेरे ग्रैंडफादर के, तो मेरे ग्रैंडफादर के मतलब उस लेडीज का ग्रैंडफादर पहले, तो ठीक है, इसके ग्रैंडफादर, ओनली सन, ओनली सन ये हो गया, द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हिज ब्रदर्स फादर, उस मेल के ब्रदर का फादर, मतलब उस मेल का ही फादर, ठीक है, इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन है इसका फादर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका भाई हुआ, समझे। इस मेल का जो फादर है वो मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है, तो इसका फादर, इस चीज को मेरे को पूरे का पूरा उठा के यहाँ लानी पड़ेगी, तो ये क्या है, इसका भाई होगा, क्योंकि इन दोनों का फादर क्या है, कॉमन है, तो इधर से क्या होगा इसमें रिलेशन, 42 में, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, तो वुमेन क्या होगी, उसकी सिस्टर होगी, 42 का डी है भाई, टाइप 2 42 डी, सिस्टर हुई ना, यहाँ आया ना मेरा मेल और वुमेन मेरी यहाँ ही है, आया समझ में, क्या 58, टाइप 1 2, टाइप 1 में, ये भाई प्रोफेशन वाले छोड़ दो तुम, नहीं ये आते नहीं है, मतलब एसएससी में, मेंस के लिए हमने किए थे ये तैयार, लेकिन मेंस में भी दिए नहीं इन्होंने बार, क्योंकि मेंस में भी क्या था कि 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन तुम्हारे रीजनिंग के ही थे, अब टाइम था 1 घंटा, अगर हमें लगा कि अगर एसएससी ने थोड़ा सा भी लेंथी बना दिया तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये वाली टाइप हमने कवर कर ली थी, लेकिन ये काम नहीं आई। अब ये मेंस में भी नहीं पूछ रहा तो प्री में तो मुश्किल ही है एसएससी के में, आज तक ये पूछे भी नहीं गए हैं, ठीक है, तो अभी के लिए इनको रहने दो, आते हैं तो बाद में देखेंगे। 49, ए इज बीज वाइफ हस्बैंड्स ब्रदर्स,
सी एंड डी आर सिस्टर ऑफ बी, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? यही है। ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर। बी की वाइफ के हस्बैंड का भाई कौन है? ए है। सी एंड डी आर सिस्टर ऑफ बी। बी की सिस्टर कौन है? सी और डी। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ए सी का कौन है? अरे ए भाई है। ए को बहन कैसे बना रहा है? जेंडर तो देख उसका। और बताओ। और कोई डाउट? डाउट रूम में पूछते थे बच्चों ने 2-3 क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया थे वो, तुम्हारे आए नहीं रहे। हिंदी वाली सीट में किसी का कोई डाउट नहीं है? और ये वाली तो हमने कल पूरी करी दी थी। चलो भाई अभी यहाँ देखो, एसएससी पूरी समझाता हूँ तुम्हें है क्या। उसके बाद बात करते हैं प्री की तैयारी कैसे करेंगे हम, मेंस में क्या चलेगा और किस किस से हमारा टाइम फेज चलेगा। एसएससी में तुम सबको पता है कि प्री और मेंस होता है। प्री हमारा कितने मार्क्स का होता है? मेंस अभी कितने मार्क्स का हो रहा है? फिर उसके साथ कंप्यूटर का एग्ज़ाम हो रहा है, वो कितने का? 60 का। फिर उसके बाद क्या है? टाइपिंग 2000 की डिप्रेशन पर 10 मिनट। ठीक है भाई, इस तरह से कुछ एसएससी का सिलेक्शन प्रोसीजर है। तुम क्या करते हो? प्री को क्वालिफाई करते हो। मेंस इसके बेस पे क्या होती है तुम्हारी? मेरिट डिसाइड होती है। और ये क्या है? ये भी क्वालिफाइंग है। ये क्वालिफाइंग है दो तरीके से। ये है तुम्हारा टाइपिंग, ये भी क्वालिफाइंग है। अब मेन बात ये है कि अगर तुम इसको क्वालिफाई नहीं करते हो या इसको क्वालिफाई नहीं करते हो तो क्या होगा? इसको कर लेते हो, इसको नहीं कर लेते हो तो क्या होगा? इसको नहीं करोगे, इसको कर लोगे तो क्या होगा? यहाँ पे रुक जाते हो तो कहाँ दिक्कत है? यहीं पे नहीं कर पा रहे तो क्या दिक्कत है? पूरे को करने के लिए क्या क्या करने पड़ेगा? ठीक है, आज की क्लास अभी आधा घंटा इतना इसी पे चलेगा। तो सबसे पहले प्री की बात करेंगे भाई, प्री की बात करेंगे क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम है उसको अटेम्प्ट करने से। अब करना क्या है? 200 क्वेश्चन है हमारे, 4 सेक्शन है इसमें। रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और इंग्लिश। क्वेश्चन जो है इसमें 50 सॉरी 25 इस क्वेश्चन क्वेश्चन 25 और मार्क्स कितने हो जाएंगे इनके? 50 50 50 और 50। ये बातें सबको पता है भाई। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा पेपर है, 25-25 क्वेश्चन आएंगे चारों सेक्शन के और 50-50 मार्क्स का होगा, जिसमें नेगेटिव क्या होगी? 1/4। हर क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स का होगा और 0.5 की जो है तुम्हारी नेगेटिव होगी। मतलब अगर तुम 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक सही वाला क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब एक बात तो ये है कि तुम्हारा एवरेज अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए सिर्फ प्री निकालने के लिए, कि प्री निकालना है तो एवरेज अटेम्प्ट क्या होगा? एवरेज अटेम्प्ट तुम्हारा डिपेंड करेगा एक्यूरेसी पे। एवरेज अटेम्प्ट के लिए क्या चाहिए तुम्हें? कम से कम 80, क्योंकि अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारी एक्यूरेसी 70 से 80 के बीच में होगी। जो अच्छा पढ़ रहा होगा उसकी 80 से 90 के बीच में होगी, और जो 90 से 100 के फेज में है, ठीक है, वो मेंस दे चुका है 2022 वाला।
ठीक है, तो तुम्हारा जो फेज चल रहा होगा वो इस एक्यूरेसी के बीच में चल रहा होगा। 70 से 80 और 80 से 90 एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि अगर तुम मान लो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और तुम्हारी एक्यूरेसी है 80%, तो कितने में क्वेश्चन ठीक हो गए तुम्हारे? 64। 16 क्वेश्चन क्या हो गए तुम्हारे? गलत हो गए। 16 क्वेश्चन गलत हो गए तो इसके हिसाब से 4 मार्क्स क्या जाएंगे तुम्हारे? नेगेटिव। क्या होंगे? 8, सॉरी 8 मार्क्स। और ये कितने हो गए? 132। इसमें से 8 गए तो कितना आया? 124। और प्री की कट ऑफ कितने पे थी? 37,000 वैकेंसी होने के बाद। ठीक है भाई, 80 मैं एक्यूरेसी यहाँ पे लेके चल रहा हूँ इस फेज पे, समझ रहे हो? बेस लेवल का टॉप और एवरेज लेवल का सबसे नीचे वाला। जो बच्चा ठीक ठाक तैयारी पे वो 80 से 90 एक्यूरेसी रखेगा। अगर तुम्हारी 70 से 80 है तो तुम्हें अटेम्प्ट बढ़ाने होंगे या फिर क्या करना होगा, अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। अटेम्प्ट बढ़ाना बहुत ही बड़ा रिस्क है। अटेम्प्ट बढ़ाने से क्या होगा, अगर तुम्हारी एक्यूरेसी वही है और अटेम्प्ट बढ़ा दिए, अटेम्प्ट हो गए तुम्हारे मान लो 90, अब इसको 80 से करोगे कितना आ गया? 72। और 18 क्या हो गए? गलत हो गए। 144, 9 माइनस। अब इसमें ये तो है नहीं कि भी तुम्हारा 80 पे ही वो रहेगा, तुमने 10 बढ़ा के खेल ले हैं तो इसमें तुम्हारी एक्यूरेसी क्या होगी? कम नहीं होगी? एक्यूरेसी कम होगी ना, तो एक्यूरेसी तुम्हारी 80 से घट के 70 पे आ जाएगी अगर एवरेज देखे तो इसलिए क्या है, पहले तुम्हें काम करना है अपनी एक्यूरेसी पे। तभी मैं सवाल निकलवाते वक्त तुमसे बोलता हूँ कि ठीक होना जरूरी है, जल्दी निकलना जरूरी नहीं है। जल्दी करोगे तो तुम्हारे अटेम्प्ट बढ़ेंगे, और अगर एक्यूरेसी से करोगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी अच्छी है तो अटेम्प्ट भले ही तुम्हारे कम हो लेकिन स्कोर ठीक ठाक चला जाएगा। अगर तुम्हारे अटेम्प्ट ज़्यादा चले गए, एक्यूरेसी कम है, तो स्कोर बहुत ही नीचे आएगा। मेन बात ये है। अब मेन तरीका है अटेम्प्ट करने का कि अटेम्प्ट कैसे करोगे। 4 सेक्शन है वही हमारे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। देखो भाई, बच्चे तुम्हें सलाह देंगे या कोई भी टीचर तुम्हें सलाह देगा कि जीएस और इंग्लिश जो है उसको सबसे पहले ख़त्म करो, क्योंकि वो क्या है, अगर तुम जीएस और इंग्लिश शुरू करते हो तो उसमें क्या होगा, 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, उसमें से जीएस इंग्लिश तुमने मान लो 20 मिनट में ख़त्म कर ली। तुमने 20 मिनट लगाए लेकिन पेपर तुम्हारा आधा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अटेम्प्ट तुम्हारे कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो, सॉरी 50 क्वेश्चन तुम देख चुके हो। तो 50 क्वेश्चन तुमने देख लिए कितने मिनट में? 20 मिनट में। लेकिन 40 मिनट में जो ये बचे हुए 50 क्वेश्चन है ना, ये पहाड़ खड़ा है तुम्हारे सामने, क्योंकि रीजनिंग भी टाइम लेगा और मैथ भी टाइम लेगा। इतना सारा लोड हो जाएगा, उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाओगे। एक साथ 50 क्वेश्चन, वो भी सभी जो टाइम टेकिंग है, और दिमाग में बार बार कि भाई अब ये करना, अब ये करना है। एक क्वेश्चन को सुलझाओगे, अगले फिर फंसोगे, अगले को सुलझाओगे फिर फंसोगे, अगले को सुलझाओगे फिर फंसोगे। बार बार जो जर्किंग होगी वो तुम्हारे स्पीड पे इफेक्ट डालेगी। फिर क्या होगा, इसको करने में है तुम्हारे पास 40 मिनट। देख रहे हो, 50 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट, तो एक क्वेश्चन पे एवरेज क्या है? 1 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास, 1 मिनट से भी कम है। कितना प्रेशर बढ़ गया तुम पे? बढ़ गया ना। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि 10 मिनट में रीजनिंग कर लो, होगी नहीं, तभी आएगा ना तुम्हारा 1 मिनट का मैथ के लिए, क्योंकि मैथ के लिए तो नॉर्मल 1 मिनट चाहिए अभी तुम्हें, तो वो आएगी नहीं। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करो। रीजनिंग में क्या है, 25 क्वेश्चन करो तुम 15 से 20 मिनट में। ठीक है, 15 में हो रहे हैं दी बेस्ट है, 15 से नीचे है तो और भी बढ़िया। 15 से नीचे ही कर रहा है अभी जो बच्चा है मेंस में बैठने वाला, वो 15 मिनट से नीचे कर रहा है ठीक ठाक सेट को। और अगर आसान सा सेट आ जाता है तो वो 10 मिनट में 25 के 25 क्वेश्चन खत्म कर देता है, क्योंकि वो क्या है, अब पेन नहीं चलाता, उसने पेन चलाना बंद कर दिया है। अभी तुम स्टार्टिंग फेज पे है तो अभी पेन चलाना बंद नहीं करोगे, कभी कभी ट्राई करोगे इस चीज़ को, लेकिन अभी के लिए पेन चलाना बंद नहीं करोगे। अभी के लिए पेन को जितना हो सकता है उतना चलाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओ अपने। अगर तुम्हें एक्यूरेसी बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओ, फिर तुम्हारा दिमाग अपने आप तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें अब पेन नहीं उठाना।
फिर उसके बाद पेन उठाना बंद कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें 15 से 20 मिनट लगाओगे। फिर उसके बाद आता है मैथ, इसको करोगे लास्ट में। इंग्लिश या जीएस में से किसी को भी उठाओ, मैं बोलूँगा तुम्हें इंग्लिश को उठाओ, ठीक है। इंग्लिश क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। तो अभी तुम रीजनिंग करके उतरे हो, तो तुम्हारा दिमाग क्या है, एक मतलब वार्म अप हो चुका है तुम्हारा, बार बार उलझोगे नहीं चीज़ें में। तो रीजनिंग करके क्या होगा, एक तरीके से तुम्हारा वार्म अप होगा। रीजनिंग करने में क्या है, ज़्यादातर टॉपिक तुम्हें आते हैं, एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहता है रीजनिंग करते हुए कि ये क्वेश्चन तो आते ही हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लगती। मैथ में क्या है, देखते ही थोड़ा सा ये लगता है सिरदर्द जैसी कि फॉर्मूले हैं, ये है, वो थोड़ा बर्डन हो जाता है। तो रीजनिंग में थोड़ा फ्रेश माइंड करके उसके बाद इंग्लिश पे उतरोगे, तो इंग्लिश में जिन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी ट्रिकी होगा ना, तो उन पे खेल जाओगे। अगर जीएस में वो एनर्जी तुमने जीएस में दे दी, तो फिर इंग्लिश में स्कोर नहीं आएगा भाई। ये टाइम दो इंग्लिश में, और आराम से 8 से 10 मिनट दो। 8 से 10 मिनट इसमें दी और 5 से 7 मिनट इसमें दी जीएस में। अभी 15 मिनट उसकी लगाते हैं, इसकी 18 लगा लो रीजनिंग की, और 10 मिनट इसकी लगा ली, और 5 इसकी, कितनी हो गई 33, बची कितनी 27। क्वेश्चन कितने हैं, निकला ही ना 1 मिनट। अभी के लिए तुम्हें क्या है कि 25 मिनट में, सॉरी 25 क्वेश्चन 27 मिनट में, वो भी थोड़ा एक्टिक लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम 27 मिनट में 20 से 23 क्वेश्चन इतने भी कर पाए, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो मतलब बिल्कुल तुम्हारा टाइम खराब करने के लिए ही होंगे। काफ़ी बार तुम डाउट लेके आते हो, मैं बताता हूँ ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है प्योर, और कुछ नहीं है। वह कैलकुलेशन क्वेश्चन किस लिए डालता है, अगर बच्चा अपनी स्पीड बढ़ा के 5 मिनट बता लेता है, वो उस बच्चे के लिए गिफ्ट होता है भाई, कि वो इस क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट लगा के कर पाए, और उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है, तो उन दोनों को 5 मिनट में निकाल देगा, और वहाँ से क्या है तुमसे एक एज ले जाएगा। मेन बात ये है, एसएससी का गेम ये है। एसएससी डालने को कैलकुलेशन के 4-5 क्वेश्चन डाल देंगे, लेकिन वो करने वाला बच्चा भी वहीं फंसेगा, ना करने वाला बच्चा भी वहीं फंसेगा, दोनों का टाइम खराब करेगा। इसमें ये होगा भाई अटेम्प्ट का, किस तरीके से करोगे। एक होता है स्किप करने का तरीका। अगर मैंने बोला है रीजनिंग के लिए 15 से 20 मिनट हो रही हैं, पहली बात तो रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन बनाते टाइम अगर तुमने एक बार पढ़ा है और पढ़ के तुम्हें समझ में नहीं आया कि क्या करना है, तो उसी टाइम उस क्वेश्चन को छोड़ दो, तो दोबारा नहीं पढ़ोगे। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हुए अगर तुम्हें एक बार पढ़ते ही समझ में ना आए कि क्या करना है, तो उस क्वेश्चन को उसी टाइम छोड़ दो। दोबारा पढ़ोगे तो दोबारा ही उसी टाइम को वेस्ट करोगे। दोबारा पढ़ के मानता हूँ समझ में आ जाएगा, लेकिन वो 10-20% समझ में आएगा। फिर उसको एक बार फिर से पढ़ोगे, फिर तुम्हें समझ में आएगा, फिर उसके बारे में सोचोगे क्या करोगे, तब तक तुम्हारी 2 मिनट जा चुकी होंगे भाई। और एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट बहुत खराब चीज़ है। 2 मिनट तुम्हें जब देनी है जब तुम्हें लास्ट में टाइम बचा है, अभी के लिए तुम्हें 2 मिनट नहीं देनी है। क्वेश्चन देखा आता है ठीक है, नहीं तो स्किप, देखा आता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप। पहला राउंड तुम्हारा रीजनिंग में इतना फास्ट होगा कि तुम 10 मिनट में 25 के 25 क्वेश्चन देख लोगे, और देख लोगे किस तरीके से 15 से 20 क्वेश्चन तुम कर भी चुके होगे, 6 से 7 क्वेश्चन बचे होंगे जो तुमने नहीं किए होंगे 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के बाद 15 से 20 क्यों बोल रहा हूँ, जो छोटे मोटे टॉपिक हैं जैसे डाइस का हो गया, ठीक है, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, कटिंग फिगर हो गया, फिगर एम्बेडेड हो गया, वर्बल नॉन वर्बल, थोड़ा ब्लड रिलेशन का हो गया कुछ भी क्वेश्चन, या ओड वन आउट हो गया, या कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट ट्राई में कर जाते हैं, नहीं करते हैं तो उनको बाद में ट्राई करते हैं। नंबर सीरीज है, फर्स्ट गो में स्ट्राइक नहीं करेगा 80%, 20% तुम्हारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब उस 80 को 20 में चेंज करोगे, 20 को 80 में, वो तुम्हारी प्रैक्टिस पे है, कितनी जल्दी कितना ज़्यादा काम करते हो। तो यहाँ से क्या है, तुम 2 राउंड में 20 से 23 क्वेश्चन तुम कर लोगे आराम से 2 राउंड में। मान लो 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए रीजनिंग के, इसमें तुम्हारी एक्यूरेसी होगी 90 से 100, क्योंकि तुमने सिर्फ वो क्वेश्चन किए हैं जो तुमको आते हैं, फालतू का तुमने नहीं छेड़ा। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें लगभग आता है, तो तुम्हारे रीजनिंग में मान के चलते हैं कि 20 क्वेश्चन हो चुके हैं,
उसके बाद किस पे आते हो, इंग्लिश पे। इंग्लिश तुम्हारी टोटली डिपेंड करती है वोकैब और ग्रामर पे। ग्रामर तो छोटा सा पोर्शन है, लेकिन ज्यादातर क्या वो कैब है। क्लोज टेस्ट है, उसमें वो कैब का काम है। PQRS है, उसमें वो कैब का काम है। वन वर्ड और एंटोनिम सिनोनिम ये तो है ही। एक्टिव पैसिव में भी कई बार अच्छी वो कैब डाल देता है, जिससे क्या है कि उस क्वेश्चन को मोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नहीं तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और नरेशन ये हमारे फ्री के नंबर होते हैं, लेकिन होते कितने हैं, 4 या 5। पहले क्या होता था, मेंस में ही 50 नंबर के एक्टिव पैसिव वॉइस आते थे, तो उससे क्या आता कि एक्टिव पैसिव का एक अच्छा खासा वो रहता था। लेकिन अभी एक्टिव पैसिव का इतना वो नहीं है। अभी मेंस में आ रहे हैं मान लो 4 से 5 क्वेश्चन मुश्किल से, या 5 से 8 क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं एक्टिव पैसिव के। तो एक्टिव पैसिव की वेटेज क्या है कि कम कर दिया अभी। तो इंग्लिश तुम्हारी पूरी रहेगी वोकैब और ग्रामर बेस्ड। लेकिन अब की बार क्या है, इंग्लिश का एक बहुत बढ़िया रोल है। इंग्लिश के तुम्हारे कितने क्वेश्चन है, अगर प्री और मेंस मिलाऊं, 25 तो कितने हैं तुम्हारे प्री में, और 45 कितने हैं मेंस में, तो क्वेश्चन कितने हो गए, 70। 70 क्वेश्चन तुम्हारे सिर्फ उसके हो गए हैं इंग्लिश के। मैथ के मिलाऊं तो 55 है, 30 और 25। रीजनिंग के मिलाऊं तो 55 है, और जीएस के मिलाऊं तो कितने थे, 25 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से जीएस के, और 25 वो जीएस के 50 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो जीएस के तो ओवरऑल 50, मैथ के 55, रीजनिंग के 55, और इंग्लिश में तुम्हारे 70। तो देख रहे हो भाई वेटेज। और मेरिट तुम्हारी जो मेंस में बढ़नी है उसका भी आगे बताऊंगा। तो अभी के लिए तुमने रीजनिंग में अटेम्प्ट किए और 20 से 30 क्वेश्चन हो गए। क्या होगा तेरे को, अटक गया यार। इंग्लिश में फिर भाई तुम्हारा वोकैब पे डिपेंड करता है, वोकैब और ग्रामर। तो उसके लिए मान लो तुमने 18 से 20 क्वेश्चन कर दिए। मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो तुमने बड़ी एक्यूरेसी से किए। क्या ग्रामर, ग्रामर यार स्पेशल ग्रामर से नहीं आते। देख जैसे क्लोज टेस्ट है, वो डिपेंड करता है, अगर उसमें उसने प्रेपोजिशन और कंजक्शन बेस पे तुम्हारा पूछ लिया तो वो 5 क्वेश्चन क्या हो गए, ग्रामर के हो गए। अगर वो उनमें से उसने टेंस भी डाल दिया वो भी ग्रामर का हो गया, लेकिन वो कैब के डाल दिए 500 के 500, तो वो 5 नंबर तुम्हारे वो कैब के हो गए। तो ऐसे फिक्स नहीं कर सकते कि कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बेस रहेगा तुम्हारा वो कैब और ग्रामर पे, पूरा इंग्लिश, इन दो चीज पे। कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कॉम्प्रिहेंशन काम करेगा तुम्हारा मेंस में। प्री में कॉम्प्रिहेंशन का इतना रोल नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए दो चीजें हैं, एक तो PQRS और एक क्लोज टेस्ट। ये दो चीजें हैं कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। PQRS क्या है कि तुम वैसे भी लिंक कर लोगे जनरल ग्रामर के रूल से, कि भाई यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ए आ गया है, बाकी में दा है किसी वर्ड के सामने। अब एक इस वर्ड के आगे लगाते हैं हम जो कोई इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, कि उसके बारे में हमें पहले पता नहीं है, उसका जिक्र अब हम अभी शुरू कर रहे हैं। और दा किसके लिए लगाएंगे, जो कि मतलब डेफिनेट है, किसके बारे में पहले बात हो चुकी है। तो PQRS में ऐसी बातों को पकड़ के हम हैंडल कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है ए है, तो इस चीज़ में ये सबसे पहले आएगा, दा वाला इसके बाद आएगा, फिर ऑप्शन से काट के उसको टैकल कर लेंगे। PQRS का ऐसा हो सकता है। लेकिन जो प्योर कॉम्प्रिहेंशन बेस होगा वो आएगा तुम्हारा मेंस में। प्री में अभी ऐसा नहीं पूछेगा। तो खुल गया भाई, इंग्लिश का हो गया। फिर आते हैं जीएस पे। जीएस में वही एक अच्छा खासा पोर्शन रहेगा तुम्हारा स्टैटिक का, फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स और करंट। स्टैटिक के होंगे तुम्हारे 12 से 15 क्वेश्चन। ठीक है भाई, और स्टैटिक बहुत ही बड़ा पोर्शन है, छोटा नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट्स में क्या है, जैसे हिस्ट्री, साइंस, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इकोनॉमिक्स आ गया, और पॉलिटी आ गया, ज्योग्राफी। ठीक है भाई, 7 सब्जेक्ट हो गए, 4 ये और 3 ये। ठीक है, तो ये तुम्हारे सब्जेक्ट्स हो गए। इनसे कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5, और बाकी क्वेश्चन तुम्हारे 5 क्वेश्चन करंट से।
करंट के क्या है, घटा भी देता है, इसके बढ़ा भी लेता है। साइंस के नॉर्मली जो है 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो साइंस इसलिए थोड़ी सी ज़रूरी हो जाती है कि 25 में से अगर 3 क्वेश्चन साइंस के हैं तो साइंस मान लो 6 नंबर की वेटेज रखती है तुम्हारी, तो साइंस एक ठीक ठाक पोर्शन हो गया। और साइंस क्या है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम कर सकते हो। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स तो मतलब अलग ही चीज़ है। इकोनॉमिक्स समझने के लिए तुम्हारा बैकग्राउंड होना चाहिए इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स को समझना मतलब एक अलग ही महाभारत है, अगर समझ पाए तो दी बेस्ट है। वैसे नॉर्मली समझना वो एक अलग चीज़ है। तो ये जीएस का हो गया भाई। जीएस तुम पे डिपेंड करेगी तुमने सब्जेक्ट कितने अच्छे से किया। फिर बात आती है मैथ की। मैथ्स में भी भाई तुम 2 राउंड लगाओगे। मैथ्स में तुम्हारे पास होंगी 25 से 30 मिनट। पहली 15 मिनट में एक राउंड लगाओगे और उसमें क्या करोगे, जो तुम्हारे ग्राफ के क्वेश्चन है, ग्राफ के कौन से, डीआई के, फर्स्ट गो में उनको स्किप करोगे, कभी भी उनको पहले गो में नहीं करना। डीआई का क्वेश्चन सबसे पहले नहीं करोगे। डीआई का क्वेश्चन भले ही आसान होता है, सबसे पहले उनको क्वेश्चन को करोगे जिनको पढ़ते ही तुम्हें पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन अभी बन जाएगा, ये क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। जैसे सिंप्लीफिकेशन का है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीधा देखो और शुरू करो। प्रॉफिट लॉस है, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीज़ों को क्या है, तुम सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद सेकंड राउंड में किसको करोगे, जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कंसेप्ट है या जिसके लिए तुम्हें सोचना पड़ा। जैसे ज्योमेट्री का कोई कंसेप्ट है, उसमें कोई डायग्राम बन रहा है, उसके बारे में तुम्हें सोचना पड़ा कि हाँ ये फॉर्मूला क्या है, कोई नहीं सेकंड राउंड में आके देखता हूँ, तो उन क्वेश्चन को करोगे। उसके बाद थर्ड राउंड में बनाओगे डीआई को। डीआई के 5 क्वेश्चन, इनके लिए तुम्हारे पास होंगे 7 मिनट या उससे कम, 7 से ज़्यादा कभी भी इनको नहीं दोगे 5 क्वेश्चन को। ठीक है, कितनी भी कैलकुलेशन हो, कितना भी कुछ हो, 7 से नीचे ही रखना इसको भाई। और 5 से नीचे रख पाए तो दी बेस्ट है। तो उसके बाद फिर फोर्थ राउंड तुम्हारा होगा रीजनिंग और मैथ के अंदर, क्योंकि जीएस और इंग्लिश में दोबारा राउंड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन वो लगाना क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन छूट गया या उसके बारे में सोच के कुछ तुक्केबाजी करके हम कर पाए, तो वो होता है अगर लास्ट में मेरे पास टाइम बचता है। अगर तुम एक अच्छे लेवल पे जाते हो तो लास्ट में तुम्हारे पास 10 मिनट बचेंगी, वो कितना भी लेवल उठा ले, कितना भी गिरा ले, हर तरीके से तुम पेपर को करोगे, तुम्हें 10 मिनट बचेंगे बचेंगी। तो उसमें क्या करोगे, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए मैथ और रीजनिंग के, उनको एक एक अटैम्प्ट और दोगे, और ठीक ठाक नॉर्मली कंडीशन में, ज़्यादा प्रेशर ना लेते हुए। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है तो जीएस और इंग्लिश में एक राउंड और वो करके अपना सबमिट करोगे। यहाँ पे तुम्हारा प्री का पेपर खत्म होता है। ठीक है भाई। अब आगे की तैयारी है तुम्हारी मेंस की। मेंस में जो है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और सीएस और कंप्यूटर। रीजनिंग में है तुम्हारे 30 क्वेश्चन, मैथ में है 30, इंग्लिश में है 45, सीएस में है 25 और इसमें है 20 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो है तुम्हारा 3 मार्क्स का है, इसलिए रीजनिंग हो जाती है 90 की, मैथ हो जाता है 90 का, इंग्लिश 135 की, सीएस हो जाती है तुम्हारी 75 की और कंप्यूटर हो जाता है 60 का। अब इसमें ये होता है मेरा सेक्शन 1, इसमें मिलता है 1 घंटा। ये होता है मेरा सेक्शन 2, इसमें होता है 1 घंटा। और ये होता है तुम्हारा सेक्शन 3, इसमें होती है 15 मिनट। अब इसमें ये देखो भाई, 1 घंटा ये होगा, 1 घंटा ये होगा, 15 मिनट ये होगी, मतलब 2.25 घंटे तक तुम एक ही सीट पे बैठे रहोगे, उससे हिलोगे तक नहीं। और यहाँ तुम्हें 10 मिनट नहीं बैठ सकते। अभी तुम्हें पानी पीना है, अभी तुम्हें वॉशरूम जाना है, अभी मेरे को न्यूज़पेपर देखना है, मेरी सीट चेंज कर दो, मेरा ये कर दो, मेरी सीट निकाल दो, तुम 10 मिनट नहीं बैठते। यहाँ पे सीटिंग करवाने का ये मतलब नहीं है कि तुम यार बिठा के रखना है तुम्हें, इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं, देख लो ये चीज़ एक बार। फ्री में 1 घंटा बैठना, लेकिन मेंस में 2.25 घंटा, और वो भी पूरी कंसंट्रेशन से। कैसे बैठोगे, जब तक आज तक नहीं बैठे तो एकदम से थोड़ी तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि ठीक है भाई चलो करो। तुम अभी क्या है कि 5 किलो 6 किलो नहीं उठा रहे हो, एकदम से तुम्हारे ऊपर 100 किलो डाल दे, कर लोगे, नहीं करोगे ना। तो फिर बैठा करो लाइब्रेरी में, सीटिंग बढ़ाओ अपनी, कम से कम 3 घंटे एक सीटिंग, हिलना नहीं बिल्कुल भी, पानी पी के बैठ जाओ, ठीक है भाई।
तो ये है तुम्हारा मेंस का। अब इसमें एक चीज देखो भाई, रीजनिंग और मैथ, ये होता है तुम्हारा 180 मार्क्स का। ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें तुम 180 आउट ऑफ 180 ला सकते हो विदाउट एनी डाउट, अगर तुम मेहनत करो तो। क्योंकि ये क्या है, अचीवेबल टारगेट है। वो इतना कुछ नहीं देगा कि जो तुम्हारे दिमाग से उधर चला जाए। कितना भी मैथ को घुमा ले, कितना भी रीजनिंग को घुमा ले, अचीवेबल टारगेट है। खराब से खराब कंडीशन में 170 तक आ जाओगे यार। 180 अचीवेबल टारगेट है। इसलिए इस सब्जेक्ट के लिए बोलते हैं कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी और इस पे ध्यान ज्यादा देना होता है। भले स्कोर कम है लेकिन 180 आउट ऑफ 180 जरूरी है इसमें। अगर तुम इस पे ध्यान कम दे रहे हो और तुम्हारा स्कोर आ रहा है 160, 160 पे बहुत ज्यादा हो जाता है भाई। 130 के आसपास अटकोगे। मॉक टेस्ट लगा लेना, अभी 100 भी पार नहीं होंगे 1 घंटे में 60 क्वेश्चन। 180 बहुत एक अच्छा टारगेट हो जाता है। टाइम भाई ये मेंस है, टाइम ज़्यादा ही ऐसे नहीं दे रहे हैं। इसमें क्वेश्चन का लेवल देखना, अब की बार तो आसान ही दिया है। पहले मेंस के पेपर उठा के देखना, पहले 100 क्वेश्चन आते थे मैथ के और उसमें 2 घंटा आता था। और उसमें टाइम देखना मतलब कितना कम पड़ता था। एक क्वेश्चन में 2 या 3 कंसेप्ट मिक्स करके पूछ लेता ना, तो एक क्वेश्चन को निकालने में 2 मिनट लगती है नॉर्मली। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालता है वो इसमें, इसलिए ये टाइम हमें कम पड़ जाता है। 30 मिनट और 30 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट दे रहा है। जब वो एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दे रहा है, प्री में 2 दे रहा है, तो ऐसे थोड़ी पूछेगा कुछ भी। और मेंस में वो बच्चा बैठेगा, ये दिमाग में मत रखना कि जो बच्चा प्री में है वही मेंस में बैठेगा। मेंस में वो बच्चा बैठेगा जिसका ठीक ठाक लेवल है, जिसने प्री क्लियर किया है। तो तुम्हारा कंपटीशन बढ़ जाता है मेंस में। तो मेंस को तो कभी भी हल्के में मत लो, मेंस की तैयारी को। मेंस की तैयारी तो तुम्हें उस लेवल पे करनी पड़ेगी जिस लेवल पे एक नॉर्मल बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उससे बहुत ऊपर, जो इस माहौल में रह के तुम कर रहे हो सुबह शाम। उसके बाद जो तुम्हारा यहाँ पे होगा भाई, इसमें जो है 110 बहुत ही डिसेंट स्कोर हो जाता है 110। ठीक है, अगर 120 से ऊपर किसी बच्चे के आ रहे हैं तो वो एक है मतलब टॉप क्लास स्कोर। मेंस में अगर इंग्लिश में 120 से ऊपर, देखने में तो वही याद चीज लग रही है कि 135 में से 120 भी नहीं आएंगे क्या। यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। मान लो तुम 45 क्वेश्चन है, इसमें से तुमने 40 अटेम्प्ट किए, कितने हुए 120। उसमें से 5 या 6 गलत भी होंगे, 114 पे स्कोर आ गया। और 5-6 गलत होते नहीं, ज़्यादा गलत होते हैं। 120 एक अच्छा स्कोर हो जाता है यार लाने के लिए। 110 तुम ला पाए तो बहुत ही डिसेंट स्कोर है। उसके बाद आती है तुम्हारी जीएस। जितना तुम जीएस प्री में इतने अच्छे से तैयार करोगे उतना तुम्हें फायदा होगा मेंस में। प्री में क्या है कि प्री में 25 क्वेश्चन है। इन 25 क्वेश्चन को जितने अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, जितने अच्छा तुम्हारा स्कोर आता है और जितनी अच्छी तुम्हारी तैयारी होगी इन 25 क्वेश्चन के लिए, वो सारी तुम्हारी मेंस में काम आएगी। अनएक्सपेक्टेड, सबसे अनएक्सपेक्टेड सब्जेक्ट ये है। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ये हो जाता है क्योंकि इसमें वोकैबलरी कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो वोकैबलरी को तो हम हैंडल कर सकते हैं आगे पीछे वाले वर्ड को या सेंटेंस की फॉर्मेशन के हिसाब से, कि वोकैबलरी का मीनिंग यहाँ पे ये निकल रहा होगा, इस वजह से ये तरीके से हम ये लगा सकते हैं। तुक्केबाजी चलती है इन दोनों सब्जेक्ट में। तो इसलिए इसमें क्या है, एक्यूरेसी हमेशा 80 से 90 रहती है, ठीक ठाक बच्चे की भी। जिसकी इंग्लिश बढ़िया है उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ये लगा ले। हर बच्चे का एक सब्जेक्ट अच्छा होता है, इंग्लिश, जीएस, मैथ, रीजनिंग, चारों में से। ठीक है, तो मेंस करने के लिए तुम्हें एक में तो मास्टर बनना पड़ेगा, किसी एक सब्जेक्ट में। एक में ऐसी मास्टरी हो कि मतलब कुछ भी दे दो करना है मेरे को, कैसा भी दे दो, कुछ भी दे दो मैं कर दूंगा, वो होती है मास्टरी। तो एक सब्जेक्ट में मास्टरी, और बाकी सब में क्या होगा, तुम्हारा जैक होगा। जैक मतलब एवरेज। बिलो एवरेज रहोगे तो उसमें मास्टरी का कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हारे इसमें आ रहे हैं 180 में से 180 और यहाँ तुम्हारा स्कोर 90 पे घूम रहा है 135 में से, तो इसका कोई फायदा नहीं है। और जीएस में भाई तुम्हारा स्कोर, डिसेंट स्कोर जो रहेगा वो रहेगा 32-45। अब अगर मैं इन सभी स्कोर को मैच करूं, मैथ में लगाते हैं 176, इंग्लिश में लगाते हैं 110, और इसमें लगाते हैं 40 लगा लेते हैं, तो 6 तो कितना हो गया
326 हो गया ना। एक्साइज इंस्पेक्टर है इस पे, लग रहा ना डुएबल टारगेट। अभी दोगे तभी पता चलेगा। क्या? हाँ ये डुएबल टारगेट है भाई, इसको मैं 176 इसलिए लेके चल रहा हूँ। हाँ इसमें नेगेटिव रहता है हमारा 1/3। इसमें इसलिए एक्यूरेसी मैटर करती है यार, मेंस में एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी, जितनी अच्छी तुम्हारी एक्यूरेसी होगी उतना अच्छा तुम्हारा स्कोर होगा। अब भाई अगली क्लास से पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम। अच्छा एक चीज रहेगी भाई, कंप्यूटर और टाइपिंग। कंप्यूटर में जो है 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। क्वेश्चन कितने आगे? 60। अब की बार कंप्यूटर का लेवल एक तो होता है ठीक ठाक, अलग ही लेवल था भाई, मतलब बहुत बढ़िया। मैं अपना कंप्यूटर मानता हूँ मेरा ठीक लेवल है। मेरे को भी वो क्वेश्चन मतलब ऐसे लगे यार भाई याद बिल्कुल। और इसमें 60 में से 18 नंबर लेके आने थे जनरल को, कैटेगरी में 15 नंबर। बच्चों के पसीने छूट गए लाने के लिए। जिन बच्चों का स्कोर 305, 310, 324, गुरुकुल वाले बच्चों के स्कोर बता रहा हूँ मैं ये। एक डाउट टीचर थे उनका 304 था, कंप्यूटर में 4 ही नंबर आए। ये कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, और ये क्लियर नहीं हुई ना, ये 18 वाली ये लक्ष्मण रेखा है, ये पार करनी पड़ेगी। ये सबसे मतलब बेकार को या बढ़िया चीज को, अगर तुम्हारा कंप्यूटर अच्छा था तुम्हारे लिए बढ़िया है, एक बून की तरह है। लेकिन अगर तुम्हारा कंप्यूटर थोड़ा सा भी वीक है और तुमने ध्यान नहीं दिया तो उसमें क्या होगा, ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। इस पे ध्यान देना है प्री क्लियर होने के बाद। कभी अभी लग जाओगे कंप्यूटर पहले ही करते हैं, मैथ रीजनिंग ये भाड़ में, पहले कंप्यूटर करो। प्री निकले ना निकले कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है? तो पहले प्री निकालो, उसके बाद कंप्यूटर को अपना पहला टारगेट बना के रखो। और टाइपिंग भाई, क्या क्वालिफाइंग? क्या किस टाइप के? यार एक तो वो पूछ रखे थे, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, देखा था ना तुमने क्वेश्चन, कितने का होता है? 8 यूनिट, 8 निबल, 2 बिट, 4 बिट का 1 बाइट होता है। तो 2 बाइट का तुम्हारा एक आईपी एड्रेस होता है, तो 4 निबल, यूनिट चेंज करके पूछ सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे भाई, और ये तो मतलब ठीक ठाक था, जो मतलब ये पढ़ा होता है, प्रीवियस ईयर होता है। मतलब तुम देखना एक बार प्रीवियस ईयर उठा के, इस बार मेंस के जो 4 सेट थे कंप्यूटर के 15-15 के, क्या क्या थे। तो भाई ये तुम्हें क्रॉस करना जरूरी है, अगर नहीं क्रॉस किया तो किसी भी जॉब के लिए तुम एलिजिबल नहीं हो। अच्छा इसकी 2 कट ऑफ लगती हैं भाई। एक तो लगती है, पहले क्या होता था सीजीएल में, एक टाइपिंग होती थी, एक सीपीटी होता था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो उसमें क्या होता था, एक्सेल पावर पॉइंट इन सब का तुम्हारा टेस्ट होता था एक अलग से, टाइपिंग से अलग। अब उसके लिए क्या किया, एक दूसरी कट ऑफ और लगा दी कंप्यूटर के मार्क्स के लिए, कि जिस बच्चे को कंप्यूटर ठीक ठाक आता होगा। इसमें पूछा क्या था, पूछा सिर्फ एमएस एक्सेल पावर पॉइंट यही था, लेकिन ये क्या पूछ लिया था, थोड़ा डीप पूछ लिया था। तो वहां बच्चे बौखला गए कि क्या चीज़ है, इन चीज़ों के साथ फैमिलियर थे नहीं वो। तो 2 कट ऑफ इसकी स्थिति कैसे लगती हैं? अब जैसे जिन बच्चों की लोअर कट ऑफ क्लियर थी उनको दे दी गई वो पोस्ट जिनमें सीपीटी नहीं था, और जिन बच्चों की कंप्यूटर में मार्क्स ठीक ठाक थे, नॉर्मल मार्क्स भी ठीक ठाक थे, तो उनको मिल गई सीपीटी वाली। जैसे पीए जो जिसके लिए मैं हूँ, तो मेरे सीपीटी में अच्छे मार्क्स थे और नॉर्मली मेरे ठीक ठाक मार्क्स थे, तो इसी के लिए मेरे को मिली है। और मैं पर्सनली चाहता भी यही था, क्योंकि इसकी वैकेंसी थी 19,000 के आसपास। तो पहली बात, जॉब तुम्हारी हो और घर के पास हो तो सबसे बढ़िया है। अगर जॉब तुमने ले ली और हो तुम साउथ में, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रायोरिटी इसी चीज़ की रखना हमेशा कि तुम्हारे पास जॉब हो और घर के पास हो। उसके लिए फिर तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा टाइपिंग है भाई 2000 वर्ड की डिप्रेशन 10 मिनट में, 27 वर्ड पर मिनट के आसपास स्पीड बैठती है भैया।
अचीवेबल टारगेट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 27 वर्ड पर मिनट की बच्चे ऐसे 2 उंगलियों से निकाल के आए हैं कि देखा, हाँ ऐसे इस तरीके से टाइपिंग करके वो 27 नहीं 32 की स्पीड खींच सकते हैं। अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो इसकी 32 के आसपास स्पीड खींच लोगे। लेकिन इस चीज़ पे भरोसा मत करना भाई, इस पे कर लेना। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने लग जाएंगे टाइपिंग तैयार करने में। तो इसका क्या है कि प्री निकलते ही टाइपिंग और कंप्यूटर इन पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल से, क्योंकि ये जो है तुम्हारे लिए एक ऑब्स्टेकल है जो तुम्हें ये पार करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना तुम्हारे पास जॉब नहीं है। ठीक है भाई। क्या? हाँ, जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा ना मेंस का, मेंस के बाद एक आधे घंटे का या 1 घंटे का ब्रेक होगा, उसके बाद जस्ट बाद तुम्हारी टाइपिंग होगी। टाइपिंग देके ख़त्म, फिर फाइनल मेरिट, फाइनल रिजल्ट आएगा सीधा। फाइनल रिजल्ट के बाद फिर तुम्हारी वहीं पे डीवी होगी। पहले प्रोसेस बहुत लंबा होता था, पहले प्री का आता था, फिर मेंस का आता था, मेंस का पेपर होता था, उसके कुछ दिन बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता था, फिर मेंस का रिजल्ट आता था। मेंस का रिजल्ट फिर जिन जिन का आया है, जिन जिन का क्लियर है, उनका डिस्क्रिप्टिव चेक होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद टाइपिंग होती थी, सीपीटी उसी दिन, उसके बाद टाइपिंग सीपीटी का अलग से रिजल्ट आता था, फिर एक फाइनल रिजल्ट आता था, फिर वहाँ पे डीवी करवाने जाओ एसएससी में, फिर वहाँ पे डिपार्टमेंट में जाता था डाटा, फिर डिपार्टमेंट में जाओ, डिपार्टमेंट में डीवी कराओ, फिर जाके ज्वाइनिंग आती थी। इस प्रोसेस में बच्चे को पेपर देने से लेके फॉर्म भरने से लेके और नौकरी तक पहुंचने में 4 साल लग जाते थे। अभी जो बच्चे सर्विस में गए हैं ना ज्वाइनिंग लेकर, 2018 की भर्ती के गए हैं, 18, 19, 20, इतना ज़्यादा टाइम लगता था एसएससी में। अभी जो प्रोसेस है वो बहुत कम कर दिया गया तुम्हारा। तो अगला चैप्टर करेंगे हम भाई नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के लिए भाई तुम्हें जो जो चीज़ें अगले क्लास में याद करके आनी हैं वो लिख लो भाई। अभी के लिए एक रिवीजन अभी भी मारेंगे हम, लेकिन वो लिख लो तुम्हें क्या क्या याद करना है। ये 4 चीज़ें तो भाई तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, 1 से 25 तक टेबल, 30 तक कर पाओ तो और बढ़िया भाई। ठीक है, ऐसे नहीं याद फिर कि भाई हाँ 23 की टेबल सुना रहा हूँ, 23 एकम 23, 23 दूनी 40, 23 तिगुने 23 छिके 138, 23 सत्ते 161, 24 अट्ठे सीधा 192 1 मिनट में। ठीक है, फिर इन टेबल में क्या है, ये जो नंबर्स हैं मोस्ट रिपीटेड, जैसे अभी मैंने 192 बताया, इसके कुछ एक फैक्टर हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए। 24 × 8 192 होता है, 48 × 3 होता है, 32 × 6 होता है, 16 × 12 होता है, और 64 3 हो जाएगा, 48 × 4 होता है फिर। ये फैक्टर इसके बहुत ज़रूरी हैं भाई 192 के। इस तरह से बहुत सारे नंबर तुम्हें टेबल के अंदर मिलेंगे जिनके तुम्हें फैक्टर पता होने चाहिए। वो नंबर खुद से ढूंढना, उनके फैक्टर बनाना, उन पे काम करना। ठीक है, अलग अलग से, जैसे 144 है, 12 × 12 होता है, लेकिन 36 की टेबल में भी आएगा, क्योंकि 12 × 3 26, तो 36 × 4। इस तरह से फैक्टर तोड़ तोड़ के चीज़ें याद रखने की। 24 की टेबल में भी आएगा, 24 × 6, 18 के टेबल में भी आता है ये। तो उन कॉमन नंबर्स को अपने उसमें लिखना कि हाँ ये कॉमन नंबर है, इसके ये फैक्टर हैं। इन चीज़ों पे काम करना। नंबरों के साथ जितना खेलोगे उतना नंबर सीरीज में हेल्प मिलेगी। इसमें हेल्प क्यों मिलेगी, ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, मान लो किसी सीरीज में 144 आता है, तो 1 सेकंड के अंदर तुम्हारे दिमाग में सारे फैक्टर घूम जाएंगे कि 24 भी है, 36 भी है, 12 भी है, 9 भी है, 18 भी है, तो इसमें से मैं क्या लगाऊं। फिर अगले नंबर में सोचोगे हाँ इसमें 18 है, यहाँ भी 18 है, तो 18 भी लग सकता है। ये चीज़ें जल्दी से कैच तभी होंगी, तभी बोल रहा हूँ इन सब के फैक्टर जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। तो तुम्हारा ये जो काम रहेगा ये 2 से 3 दिन का काम रहेगा, एक दिन में चीज़ें याद नहीं होंगी।
तो अभी हमारा कल टेस्ट होगा, तो कल क्लास नहीं होगी। थर्सडे को फ्री है हम, फ्राइडे को इसी टाइम मिलेंगे भाई, स्लॉट खाली रहा तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी है। और भाई स्क्वायर कितने तक याद करोगे? 1 से 50। स्क्वायर पे एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, कुछ एक को पता होगी, कुछ एक को नहीं पता होगी। एक तो भाई 1 से 25 तक के स्क्वायर तो तुम्हें याद होने ही चाहिए। 1 से 25 तक के जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, मान लो 25 का मेरा 625 होता है। ठीक है भाई, अगर मैं 50 में 25 जोड़ूंगा, कितना आ गया? 75। तो 75 के स्क्वायर में भी लास्ट के 2 डिजिट 25 ही होंगे। ठीक है, 100 में 25 जोड़ता हूँ, 125, लास्ट के 2 डिजिट 100% क्या होंगे? 25। अब देखो भाई, जैसे 23 है, 529 होता है ना, लास्ट के 2 डिजिट 29। अगर 50 में मैं 23 घटाता हूँ या 50 में 23 जोड़ता हूँ, कितना आएगा? 37 आएगा। 27, 700। लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं? ये क्या है? 2। आई बात समझ में? 1 से 25 तक के जब तुम्हें याद होंगे तो तुम्हें लास्ट के 2 डिजिट करके तुम सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारे काम कहाँ आएगी? अब ये मान लो तुम्हें निकालना है 42 का स्क्वायर। 50 से कितना कम है भाई? 8। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। और अब क्या करोगे? 25 में से 8 माइनस कर लो, कितना आ गया? क्या आ गया भाई इसका स्क्वायर? ठीक है, जल्दी से स्क्वायर ऐसे निकाल लोगे अगर तुम्हें ये चीज़ पता है कि 1 से 25 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट वही होते हैं। अब जैसे ये निकालना है 38 का, क्या आएगा? और 25 में से 12 गए, 13 आएगा ना। लेकिन एक कैरी कहाँ का आया है? 144 का। ठीक है, बताता हूँ देखो। 37 का स्क्वायर कितना कम है 50 से? 69। लेकिन 169 होता है, तो एक कहाँ गया? कैरी। अब 25 में से कितना घटाओगे? 13। और एक इसमें जोड़ा तो 12 और एक। ठीक है भाई, 25 में से 13 घटाए 12 आ गया ना, एक उसमें ऐड किया तो 13। 1369 किसका हो गया? 37 का स्क्वायर। एक भाई ये 38 का स्क्वायर, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। ये इकलौता नंबर ऐसा है जिसके लास्ट के 3 डिजिट्स सेम हैं स्क्वायर में। एक और आता है तुम्हारा, अगर मैं ये पूछूं कि कोई ऐसा नंबर बताओ जिसके शुरू के 2 और लास्ट के 2 डिजिट सेम हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो बताओ कौन सा नंबर होगा? हैं? 88 का स्क्वायर होगा ना, वो बताना कि स्क्वायर कितना होगा। तो वो नंबर जिसके शुरू के 2 और लास्ट के 2 नंबर सेम हैं, शुरू के 2 और लास्ट के 2 नंबर सेम है, और वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक बात बताओ, 4 डिजिट का है, 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000। तो कितने डिजिट आ गए उसमें? 5। मतलब जो डिजिट होगा मेरा 100 से कम रहेगा, 100 से कम रहेगा। अब देखो 50 से 12 कम करता हूँ, 12 ही क्यों कम किए? 1 से लेकर 25 तक सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिसके लास्ट के 2 डिजिट सेम है, 12 के। 12 का स्क्वायर 144। तो दो, तो क्या करूँगा मैं? या तो 50 में से 12 घटाऊंगा, या 50 में 12 जोड़ूंगा, या फिर 100 में से 12 घटाऊंगा। 100 में 12 जोड़ू नहींगा, क्यों नहीं जोड़ूंगा? क्योंकि 5 डिजिट का हो जाएगा फिर। तो 50 में 12 कम किए, ये इसमें ये दो तो सेम है, ये दो सेम नहीं आए। फिर उसके बाद 50 से 12 जोड़ूंगा, 62। तो 44 ये, और 25 में 12 जोड़े कितना आ गया? 27। 25 में 12 37। और एक कैरी था, कितना आ गया? इसमें भी नहीं आए 2 बराबर।
100 से 12 कम कितना हो गया? 88। तो 12 तो ये आ गया, और अब 88 में से 12 और कम कर लो, कितने हो गए? ये अलग तरीका है, 88 से 12 कम किए। पहली बात तो ये 44 होगा, और 76 और एक क्या हो जाएगा? 77। आ गया ना नंबर? 77 44, शुरू के दो लास्ट के दो सेम है। अच्छा, ये वाला तरीका क्या था? जैसे 100 के आसपास मुझे परफेक्ट नंबर निकालना है, ये जो तरीका है ये तुम्हारा हर एक नंबर पे लगेगा, कितनी दूर तक चले जाओ। ये जो 25 वाला था ये 50 के आसपास लगेगा, 25 कम 25 से ज़्यादा। ये तरीका जो है तुम्हारा 100 पे चलता है भाई। 100 का मतलब क्या होगा? 1। 200 का मतलब क्या होगा? 2। 300 का मतलब 3। 400 का मतलब 4। ये चीज़ समझ रहे हो भाई? अब इसके बीच में आता है 150, इसका मतलब क्या होगा? 1.5, यानी कि 3/। ठीक है भाई, ये क्या है? 250, 2.5 कितना होगा? 5/2, 350, 3.5 यानी कि 7/2। ये चीज़ें याद रखनी है बस तुम्हें। 100 का मतलब 1, 200 का 2, 150 का 1.5, 250 का 2.5, 350 का 3.5, 450 का 4.5। अब करना क्या है? मान लो तुम्हारा नंबर है 112, का स्क्वायर निकालना है। पहली बात तो 100 से क्या है? 12 ज़्यादा है, प्लस का साइन लगाओगे, 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। तो 2 डिजिट फिल कर दोगे, 4 और 4, आगे खाली छोड़ दोगे। कैरी कितना जाएगा? 1। अब इसमें 112 में 12 ही जोड़ोगे, कितना आ गया? 124। और कैरी कितना था? तो कितना आ गया? तो आ गया भाई तुम्हारा स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? अब जो मैं बता रहा था कि 1 1.5 का चक्कर है, वो एक दो एग्जाम्पल करने के बाद समझाता हूँ क्या चक्कर है वो। अब मैं निकालता हूँ 98 का, ये क्या है? 100 से कम है। जो कम है उसको उतना ही कम करेंगे, और जो ज्यादा है उसको उतना ही बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 98 है जो 100 से कम है, कितना कम है? 2 का स्क्वायर, जितना कम है उसका स्क्वायर करो, 4 आ गया। अब इसमें से 2 माइनस करो, कितना आया? बस खत्म। आया समझ में भाई? 100 के आसपास की कहानी समझ में आ गई, 50 के आसपास की कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं 150 पे। 150 का मतलब 1.5 यानी कि 3/2। अब 3/2 होगा किसका? अब मेरे को निकालना है 154। छोटे नंबर से शुरू करते हैं भाई। 50 से कितना ज्यादा है? 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसमें कितना जोड़ूंगा मैं? जितना ज्यादा है उतने जुड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 100 का मैं क्या करूंगा? 3/2 करो भाई। ठीक है, 79 × 3, 2 से 14, 1 2 में 18, 9 3 27, 2। ठीक है भाई, 237। कुछ भी कैरी नहीं था, तो आगे क्या लिख दूंगा? 37। तो भाई 154 का स्क्वायर आ गया। आई बात समझ में? अगर ये चीज पकड़ गई, एक बार इस चीज को समझ के देखो, इस चीज को अगर थोड़ी सी गहराई में समझ गए कि ये चीज है क्या, तो मैं कोई भी नंबर लिख दूंगा परफेक्ट स्क्वायर, तुम 1 मिनट में बता दोगे किसका स्क्वायर है। इस चीज को एक बार समझ के देखो, ना समझ में आए मैं दोबारा बताता हूँ। अब समझ में आया 3/2 क्यों किया? क्या? हाँ, जितना ज्यादा हमारे नंबर से है, नंबर कौन सा? हम आसपास का नंबर देखेंगे। 178 के लिए कौन सा नंबर देखेंगे? 200, कि 200 से पास में है ना। 200 से कितना कम है?
अब बात काट की, किसका स्क्वायर तुम्हें याद होना चाहिए? आई बात समझ में? 125 क्यों जरूरी है? ठीक है, तो 178 के लिए 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 84 तो आ गया, चार कहाँ गए? अच्छा, 178 में क्या जुड़ा? सॉरी, ये 22 कम है ना, तो कम है तो उसको और कम करेंगे, तो इसका कम करो, कितना हो गया? अब 200 के लिए किससे गुणा करूंगा? 2 से ना, 312। तो भैया आ गया तुम्हारा। हाँ हाँ, चल ठीक है, 16, 316। ठीक है भाई, ये थी जो बात थी स्क्वायर के बारे में। इसको थोड़ा उल्टा समझना, अगली क्लास में बताऊंगा। अभी तुम इस पे काम करो 1-2 दिन। ठीक है, करोगे क्या? 1 से 100 तक के तो स्क्वायर कॉपी पे बनाओगे। कौन से तरीके से? एक और तरीका अभी सिखाता हूँ। 1 से 100 तक बनाओगे उसके, उसके बाद 100 से 200 तक इस तरीके से। काम थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये काम कब करोगे? थर्सडे को, जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी। 1 घंटे का काम है, लाइब्रेरी में आके बनाने हैं। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से काम कर लो, गारंटी देता हूँ 50 में से 50 पक्का आएंगे। रीजनिंग में पीछे नहीं रहने दूंगा भाई तुम्हें। और कोई सब्जेक्ट हो ना, और रीजनिंग में 50 में से 50 पक्का आएंगे। ठीक है, काम वो करना है जो मैं बोल लूंगा। जिस दिन तुमने काम छोड़ दिया उसी दिन क्लास में आना बंद कर देना भाई। काम तुम्हें वो करना पड़ेगा जो करवाऊंगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नंबर तुम्हारे 50 ला के छोड़ दूंगा भाई। 2-3 महीने की मेहनत है और कुछ नहीं है। शुरू में मेहनत है 2-3 महीना, उसके बाद मेहनत नहीं लगेगी तुम्हारी, उसके बाद तुम्हें सब कुछ याद होगा। ठीक है भाई, फालतू की चीज कुछ नहीं करवाऊंगा, सारी काम की चीज होंगी। ये चीजें तुम्हारी मैथ में भी काम आएंगी, वैसे काम नहीं आएंगी, मैथ में भी काम आनी है ये। एक एक चीज जो बताऊंगा गलत नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि हम इस चीज में अभी चल रहे हैं। तो पहले रह के आ चुके हैं, उनको पहले का पता है। हम अभी इस चीज में से चल रहे हैं, तो हमें पता है कि अभी की जरूरत क्या है, अभी एसएससी को क्या चाहिए। तो रीजनिंग का भाई इस तरह से चलेगा नंबर सिस्टम। पहले मैं तुम्हें डाटा याद करवाऊंगा, उसके बाद तुम्हें नंबर सीरीज करवाऊंगा। ऐसे नंबर सीरीज करवाऊंगा तुम्हारे सर के ऊपर से जाता रहेगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले डाटा याद करो भाई। अगर ये डाटा किसी ने नहीं किया, होमवर्क तुम्हारा क्या है? एक तो टेबल, सबसे पहला काम टेबल याद करोगे। उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, प्राइम सीरीज बाद के लिए छोड़ देते हैं भाई, अभी जरूरत नहीं है हमारे लिए। ठीक है, प्राइम सीरीज वैसे भी छोटा काम है, जल्दी हो जाएगा। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, उसके बाद ये वाला काम। 1 से लेकर 100 तक अभी तरीका बताऊंगा, 100 से लेकर 200 तक इस तरीके से। तरीका सबको समझ में आ गया? 1-2 भी निकाल के देख लियो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद 1 से लेकर 100 तक तरीका क्या होता है? जैसे मेरे को 54 का निकालना है, ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 5 × 4 × 2 कितना हो गया? 40। 40 की यहाँ लगी, 4 गए कैरी। 5 का स्क्वायर 25 और 4 बड़ा तो नहीं है। 4 16, एक कैरी, 500 के बीच में 40 और एक 4 कैरी। पहले क्या करोगे? इसमें क्या है, एक एक डिजिट भरना है, दो दो नहीं भरने। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 6, एक गया कैरी, 500 के 20 दूनी 40 और एक रखा 4 फिर कैरी। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 4 आ गया भाई। दूसरे तरीके से इसका स्क्वायर करें तो 50 से कितना ज्यादा है? 4 का मतलब 2 डिजिट क्या भरेंगे, और 25 में कितना ऐड करूंगा तो कितना आएगा? है भाई दोनों चीजें सेम? आई बात समझ में? तो 1 से लेकर 100 तक तुम्हें इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। वो नीचे वाला दोनों बताता हूँ भाई, देखो 54 है। पहले तो यूनिट डिजिट पकड़ो, यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया 6, एक डिजिट भरना है इस वाले तरीके में। 6 भर दिया, एक गया कैरी। उसके बाद 5 × 4 × 2 40, और एक क्या हो गया? एक यहाँ पे, फिर 4 क्या आ गया? कैरी। 5 का स्क्वायर 25 और 4 29,
16। और दूसरे तरीके में क्या है भाई, 54 है। पहले ये देखो कि हमारे रूट नंबर से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4। तो 4 ज्यादा के लिए किसका स्क्वायर लिखूंगा मैं, 4 का। में 2 डिजिट एक साथ भरेंगे। उसके बाद 5 का, सॉरी 25, 25 में कितने जोड़ूंगा, जितना रूट नंबर ज्यादा है 4, तो कितना आएगा 29। इस 25 वाले तरीके में है क्या, अगर 50 से ज्यादा है तो 25 में जुड़ेंगे, 50 से कम है तो 25 में घटेंगे। 40 से लेकर 60 तक के स्क्वायर 1 सेकंड में निकाल सकते हैं इस 25 वाले तरीके से। ठीक है भाई, लेकिन तुम्हें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है फिलहाल के लिए। 25 से नीचे तो याद करने हैं मेरे भाई। हाँ, फिर वो 100 में से देख, जैसे 50 76 का पूछ लिया, 50 से 25 ज्यादा है ना, 26 ज्यादा हो गया, तो 100 से तो 24 कम है, तो 100 पे लगा दो उसको। 100 से 24 कम, हाँ 100 से 24 कम है तो कितना कम होगा, 100 का 24 का स्क्वायर 576। 5 क्या गए कैरी। अब 76 में से कितने घटाएंगे, 24। जो तुम्हें 100 से 200 का तरीका सिखाया था, जितना नंबर कम है रूट से उतना ही कम। तो कितना कम है, 76 में से 24 घटाओ, क्या 75 का 50 से कर ले। 5 का एक और तरीका बताता तुम्हें, 5 का और बढ़िया है एक और। तो 76 में से 24 गए भाई, 52, और 5 कह रही थे, कितने हो गए, ले भाई आ गया तुम्हारा स्क्वायर। ठीक है ना, बढ़िया तरीका। अब 5 के लिए सुन लो भाई, जैसे है तुम्हारा 55, तो बिना सोचे समझे लास्ट में लिख दोगे 25। ठीक है, और ये जो है इसमें एक ऐड कर दो, कितना आया, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 30 25। 45 का कितना होगा, 20 25। ठीक है, यही चीज तुम्हारी लागू होती है 10 के डिफरेंस पे, 35 और 45। तो लास्ट में क्या लिखोगे, 75। ये पता है 75 क्यों लिखते हैं हम, देखो एक चीज बताता हूँ। कोई भी नंबर तुम 10 के डिफरेंस पे चलाओगे ना, तो उसमें 3 का मल्टीपल जरूर आएगा। अब जैसे मैं 25 35 करता हूँ, 25 35 में तो नहीं आया यार, दोनों में 3 नहीं आया है ना, और आंसर 75 होगा मेरा। 75 ही लिखना पड़ेगा भाई, कुछ और होगा फिर इसका। अच्छा, जो मेरा बड़ा नंबर है उसमें एक और जोड़ लोगे, कितना आ गया, 5, और 5 × 3 कितना हो गया, इनकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कितनी आ गई, 1575। तो भाई पहले तो तुम्हें स्क्वायर का करना है, 1 से लेकर 100 तक, उस तरीके से नॉर्मल जो तरीका है। ठीक है ना, ये वाला 4 का स्क्वायर 16, 6 नीचे 1 कैरी, 4 थी 12 दूनी 24, 1 कैरी था 25, तो 5 यहाँ पे, और फिर बचा कितना, 2। 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, 11 तो 56, 34 का स्क्वायर। ये प्रैक्टिस करोगे तुम 1 से 100 तक, 100 से 200 तक वो दूसरे वाला तरीका जो 100 का और 1.5 का बताया था। और उसके बाद भाई फिर इतना काम करके लाना है तुम्हें। ठीक है, और टेबल याद करनी है, स्क्वायर क्यूब। अगली क्लास में हर नंबर सीरीज की हर एक क्लास में हम सबसे पहले 10 मिनट इसी चीज़ को देंगे। नंबर ये टेबल रिवाइज करेंगे, स्क्वायर याद रिवाइज करेंगे, और क्यूब रिवाइज करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। नंबर सीरीज की वही 5 से 7 क्लास लूँगा, लंबा खींचूंगा इसको थोड़ा सा ज़रूरी भी है, और ये टॉपिक थोड़ा लेट भी समझ में आता है बच्चों को, पकड़ में लेट आते हैं नंबर्स। तो नंबर्स पे जितना काम मैं करवाऊंगा उतना कर लेना भाई। और रही बात भाई, ये वाली वीडियो तुम्हें मिलेंगी कहाँ, क्योंकि अभी कुछ एक बच्चे घर पे जा रहे हैं और उनको यूट्यूब चलाना आता नहीं। सारी ज़िंदगी यूट्यूब पे खो दी उसने, लेकिन यूट्यूब चलाना नहीं आता। मैंने चैनल का नाम बता दिया, हाँ, श्योर 60 ऑनलाइन। वो क्या करेंगे, मैंने ये बोला है कि चैनल का नाम है, वो लिख के सर्च करेंगे।
यहाँ पे फिर कुछ नहीं आएगा। अभी तो हमारी क्लास आने लगी, देखो गुरुकुल से और 60 ऑनलाइन। लेकिन तुम्हें सर्च करना है चैनल, तो फिल्टर पे आओगे, यहाँ देखो ये चैनल लिखा हुआ है, चैनल पे करोगे, आ गया ना आते ही। पर ये चीज़ों का तुम्हें पता नहीं, सारी जिंदगी यूट्यूब पे खोदी, पर ये चीज़ नहीं पता है फिल्टर काम क्या आता है। सर्च में लिखोगे पंजाबी सॉन्ग्स न्यू, पंजाबी सॉन्ग लिख के फिल्टर पे लगा दो यार, अपलोड डेट, यहाँ पे लिखेंगे पंजाबी सॉन्ग्स न्यू, और ये देखो कहाँ पे होगा तुम्हारा अपलोड डेट, सबसे नया आएगा। देखो अभी ये गुरुकुल की सबसे न्यू ट्रेंडिंग में ये चल रही है, केडी लाइव चल रहा है, और वो भी जो भी होगा यार वो छोड़, ठीक है भाई। आज तो तब हो गया, एक बंदा लिख रहा है MP3 सॉन्ग डाउनलोड, ये नहीं पता यूट्यूब है। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। काम करके आइयो भाई, समझ आ नहीं आओ यार पढ़ाने का।